हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो यार यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड ये सेकंड वीडियो है और इसमें मैं सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। और काउंसलिंग को मैंने काफ़ी डिटेल्ड में इस बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैंने मतलब जितने भी नोटिस आते हैं, जितने भी नोटिस यूपी नीट के थ्रू आते हैं वेबसाइट पे, वो सारी मैंने मतलब कि एनालाइज की है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो उसको अच्छे से समझना। और पिछले वाले वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी सिंपल फॉर्म में। ठीक है, इस बार सारी चीज़ों को समझेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है। एलिजिबिलिटी क्या है, रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी, मॉक राउंड तक, फिर बॉन्ड सिस्टम क्या है, गैप सर्टिफिकेट का क्या सीन है। ठीक है, फिर रिज़ाइन क्या है और सीट छोड़ना मतलब सीट को लीव करना और रिज़ाइन क्या है, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो उसको देखते हैं और प्रॉपर मैंने यहाँ पे चार्ट बना के समझाया है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी यदि देखें आप यूपी नीट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जो एलिजिबिलिटी ऑल इंडिया की है वही यूपी नीट की भी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको 17 साल का होना चाहिए, मतलब 17 ईयर कंप्लीट होना चाहिए आपका इस साल के 31 दिसंबर से पहले। ठीक है, तभी आप नीट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप 12th पास्ड होने चाहिए विथ 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, 50% आपका पासिंग होना चाहिए 12th में, तीनों का मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसका बायोटेक है वो। और कैटेगरीज ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% है मिनिमम पासिंग। ठीक है, उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में आपको इंडिविजुअली पास रहना है। ठीक है, अब काउंसलिंग प्रोसीजर पे आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि आपका 6 से 8 दिन तक चलेगा। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो 6 से 8 दिन तक रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला रहता है। ठीक है, आपको लॉगिन करना है अपने ईमेल और रोल नंबर से, वही ईमेल जो आपने नीट में दिया था, नीट के फॉर्म में। ठीक है, और जो आपको रोल नंबर मिला है एडमिट कार्ड पे। रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, वेबसाइट आपकी यही रहेगी upneet.gov.in। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी 2000 है सबके लिए, जो कि नॉन रिफंडेबल है, और ये ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी पेमेंट करें तो उसका स्क्रीनशॉट अपने पास ज़रूर रखें, या फिर यदि उसमें प्रिंट का ऑप्शन हो तो उसके प्रिंट करके आप हमेशा अपने पास रखें। ठीक है, आप अपने फाइल्स को सेव करने के लिए गूगल ड्राइव का यूज कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे आपकी ऑनलाइन फाइल सेव रहेगी। ठीक है, तो हमेशा कोई भी चीज़ हो जो कि आपके नीट काउंसलिंग से रिलेटेड हो, तो सारी चीज़ें आप एक फोल्डर बना के ड्राइव पे अपलोड करते रहिएगा। अब स्टेप 2 पे आते हैं। तो स्टेप 2 में है आपका सिक्योरिटी फी डिपॉजिट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको सिक्योरिटी फी डिपॉजिट करनी है, जिसका ऑनलाइन पेमेंट होना है। ठीक है, पहले 2022 से पहले ये ऑफलाइन हुआ करता था डीडी के फॉर्म में। ठीक है, अब ये ऑनलाइन पेमेंट होने लगा है, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस के लिए सिक्योरिटी मनी है 30,000 की और बीडीएस के लिए भी 30,000 की है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए 2 लाख का है और बीडीएस के लिए 1 लाख का है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी पेमेंट करने का, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, ये सारा पोर्टल आपका 6 से 8 दिन के लिए खुलता है। ठीक है, इसमें आपको वैसे भी ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है, 1-2 दिन रुक के सारी चीज़ें समझ के तभी आप लोग प्रोसीड करिएगा। अब देखते हैं सिक्योरिटी मनी रिफंड के बारे में। ठीक है, तो सिक्योरिटी मनी रिफंड में जो आपके ब्राउचर में मेंशन रहता है कि आपका सिक्योरिटी मनी जो रिफंड होगा वो आपके ओरिजिनल सोर्स अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसीलिए जब भी आप साइबर कैफ़े से अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस को करें तो हमेशा आप जितनी भी पेमेंट करें सारी पेमेंट अपने अकाउंट से करें। ठीक है, खासतौर से जब आप सिक्योरिटी मनी की इतनी बड़ी अमाउंट, 30,000 की बड़ी अमाउंट जब आप पेमेंट करेंगे तो उसको आप साइबर कैफे से यदि आप कर रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन पेमेंट, तो अपना एटीएम कार्ड अपनी बैंक अकाउंट को यूज करें। ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत होती है उसी में, मतलब आप जिस अकाउंट से पेमेंट करेंगे वहीं पे रिफंड आता है। अब देखते हैं रिफंड का क्या सीन है, किस सिनेरियो में रिफंड होगा। तो यदि आपको कोई भी सीट नहीं अलॉट होती है किसी भी राउंड में, सेकेंड राउंड तक, ठीक है, तो आपका मनी मतलब कि रिफंड हो जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी। लेकिन और यदि आपको सीट अलॉट होती है, सेकेंड सिनेरियो, और यदि आपने एडमिशन ले लिया तो एडमिशन के बाद जब आप कॉलेज आ जाएंगे तब आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी। जैसे देखो, हम लोगों ने पिछले साल एडमिशन ले लिया था, सिक्योरिटी मनी हम लोगों ने भी दी थी, तो हम लोगों की भी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी। अभी तक नहीं आई है, थोड़ा सा लेट है, लेकिन प्रोसेस शुरू हो चुका है। ठीक है, और यदि आपको सीट अलॉट होता है और आप सीट छोड़ देते हैं तो आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, पूरा मनी आपका जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, ये सीट रिजाइन से डिफरेंट है। जब आप सीट रेजिग्नेशन करेंगे तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, सीट रिजाइन करने पे आपका कुछ परसेंट कट करके आपको वापस कर दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट में मैं बताऊंगा सीट रिजाइन के बारे में। स्टेप 3 पे आते हैं। सिक्योरिटी मनी पेमेंट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है।
जो कि ऑनलाइन होता है इस साल से। पिछले साल आपको नोडल सेंटर पे जाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता था, प्रॉपर उन्हें दिखा के कि हाँ ये सही डॉक्यूमेंट है। लेकिन पिछले साल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होने लगा है, ठीक है, जो कि अलॉटमेंट के पहले होगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन बस एक प्रोसेस है। बाद में जब आप एडमिशन जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और आप एडमिशन लेने जाएंगे, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा, वहाँ जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं ऑफलाइन के फॉर्म में और उसी समय आपको एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो जब वो तो कॉलेज अलॉट होने के बाद हो गया। कॉलेज अलॉटमेंट के पहले जो ऑनलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसमें पहला है 12th की मार्कशीट, जिसमें ध्यान देना है कि आप 12th का पासिंग सर्टिफिकेट मत अपलोड करना या फिर नीट का रिजल्ट मत अपलोड करना। ठीक है, मेरे से पिछले बार मिस्टेक हुई थी। सेकेंड है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी में मतलब जो भी है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं। और सब कैटेगरी में आपका एक्स आर्मी, फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, पीडब्ल्यूडी, पीएच कोटा, यदि ये सब है, इसकी जो आपकी होगी सर्टिफिकेट वो आप अपलोड करेंगे। ठीक है, थर्ड चीज़ है आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल यदि रिक्वायर्ड है तो आपको डोमिसाइल पे अपलोड करना है। और इसी में पीएच सर्टिफिकेट की बात करें तो 4th नंबर पे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आप जब अपलोड करेंगे तो वो आपका गवर्नमेंट अफिलिएटेड सेंटर से होना चाहिए। ठीक है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपलोड करेंगे उसके बारे में यदि देखें डोमिसाइल किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो अगर आपका रेजिडेंस यूपी में है और आपने 10th या 12th या दोनों यूपी से पास किया है तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और यदि आपका रेजिडेंस यूपी में है, आप 10th या 12th या दोनों यूपी से पास आप नहीं किए हैं, किसी दूसरे स्टेट से पास किए हैं, तो आपको अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, हिंदी में ही आता है। उसकी मैंने एक कॉपी रेफरेंस के लिए अपलोड कर दी टेलीग्राम चैनल पे। ठीक, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे रेफरेंस के लिए देख लेंगे कि निवास प्रमाण पत्र कैसा होता है। ठीक है, जिनका रेजिडेंस यूपी में नहीं है, जो यूपी के नहीं है लेकिन वो 10th या 12th या दोनों यूपी से पास किए हैं, तो उन्हें भी कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में भी देखो दो टाइप के आते हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, एक स्टेट वाला। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है वो बाय यूपी गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल वर्क, मतलब वो बनता यूपी गवर्नमेंट से ही है लेकिन वो ऑल इंडिया के वर्क में काम आता है। ठीक है, और जो स्टेट वाला है वो भी यूपी गवर्नमेंट बनाता है लेकिन वो स्टेट कोटा के काम में आता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है इनके ऊपर उत्तर प्रदेश शासन ही लिखा रहेगा, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश ही आपका बनाएगा। एक सेंट्रल काम के लिए होगा, एक स्टेट काम के लिए होगा। तो जब आप यूपी नीट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप स्टेट वाला यूज करेंगे, वो हिंदी में होता है जनरली। और जब आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ये सेंट्रल वर्क के लिए है जो वो अपलोड करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और उसकी भी कॉपी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है। ठीक है, दोनों टाइप के जो कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं, एक ऑल इंडिया से, एक स्टेट कोटा का, ऑल इंडिया कोटा का, दोनों मैंने रेफरेंस के लिए दोनों की कॉपी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है, वहाँ से आप लोग देख लेना। ठीक है, अब सर्टिफिकेट आपका कितना पुराना होना चाहिए, उसका इशू डेट कब का होना चाहिए, उसके बारे में यदि बात करें तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे कई बार लिखा होता है कि ये 3 साल या 1 साल के लिए मतलब वैलिड है। ठीक है, लेकिन आपको यूपी नीट के काउंसलिंग में 6 महीने से ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अभी जो न्यू नोटिस आई थी 2023 के लिए, उसमें साफ साफ मेंशन है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो जिनका पुराना सर्टिफिकेट है वो लोग वापस से नया बनवा लो। ठीक है, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि मतलब बन जाए तो जल्दी से नया बनवा लो, नहीं भी बनेगा तो एडमिशन में उतनी भी दिक्कत नहीं होती है, आपको टाइम वगैरह दिया जाता है, लेकिन कोशिश करो बन जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप था। ठीक है, उसमें आपको क्या क्या ले जाने हैं, डोमिसाइल, कास्ट, इन दोनों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद एक सवाल है कि यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में, ठीक है, डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन में यदि आपको कोई दिक्कत हो जाती है तो आपको नोडल सेंटर विजिट करना है। ठीक है, अब नोडल सेंटर क्या है, तो नोडल सेंटर क्या है कि आपके आसपास का कोई कॉलेज है, ठीक है, जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, इससे आप, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ नोडल सेंटर ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन के समय ही आप नोडल सेंटर का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ आपके वेरिफिकेशन के लिए होता है। काउंसलिंग में कोई भी आपको दिक्कत हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए नोडल सेंटर बनाया जाता है। यूपी के लगभग सारे कॉलेजेस में रहेगा, तो आपके सुविधा के लिए आप अपने सबसे पास वाला नोडल सेंटर सेलेक्ट करिएगा। नोडल सेंटर सेलेक्ट करने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं कॉलेज के लिए। ठीक है, इसको कभी मत समझिएगा कि यदि आपने
पास वाला कोई भी नोडल सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो आपको वही फर्स्ट प्रेफरेंस है। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। नोडल सेंटर सिर्फ आपके हेल्प के लिए है, वो आप अपने पास वाला कॉलेज सेलेक्ट करिएगा। तो आप यदि जब फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो एक कंडीशन है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में या फिर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब आप फर्स्ट राउंड में यदि पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सेकेंड राउंड में। वहाँ पे आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा, सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी होगी। और यदि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वही चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद यदि फर्स्ट राउंड में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट अलॉट होती है या फिर सीट अलॉट नहीं होती है एज पर योर रैंक। तो यदि आपको सीट अलॉट नहीं होती फर्स्ट राउंड में तो जाहिर सी बात है आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। और यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको एडमिशन लेना जरूरी है, ये उत्तर प्रदेश का नियम है, ठीक है। लेकिन यदि आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी सारी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है, ठीक है। यदि आपको सीट अलॉट होती है और आप सीट नहीं लेते हैं, सीट लीव करते हैं, तो आपकी सारी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाती है। और उसके बाद यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी, ठीक है। ये सीट रिजाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सीट छोड़ने की बात कर रहा हूँ। और यदि आपको एडमिशन मतलब सीट अलॉट हो गई और आप एडमिशन ले लेते हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सेकेंड राउंड में। वहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं देनी है, कोई सिक्योरिटी मनी नहीं देनी है, ठीक है। आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, आप एक नई चॉइस फिलिंग करोगे अपनी और आप अपग्रेड कराओगे अपने कॉलेज को, कोशिश करोगे कि अपग्रेड हो जाए, ठीक है। अब यदि सेकेंड राउंड में अपग्रेड हो जाता है या फिर नहीं अपग्रेड होता है, यदि आपका सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपका कॉलेज सेफ रहेगा, आप वहीं पे जाके एडमिशन ले ही चुके हैं, ठीक है। और यदि आपका कॉलेज अपग्रेड हो जाता है तो ये है कि आपको अपग्रेडेड वन जो अपग्रेड होकर कॉलेज मिलेगा, आपको वहाँ पे जाके एडमिशन लेना है। एक चीज़ यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मेंशन कर रहा हूँ कि यदि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे मान लो आपको आरएमएल अलॉट हुआ है, तो आपको सेकेंड राउंड में आरएमएल नहीं सेलेक्ट करना है। आरएमएल से ऊपर आपको जो कॉलेज चाहिए सिर्फ वही आपको वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे एक रेगुलर सीक्वेंस की बात करें, केजीएमयू, आरएमएल, जीएसवीएम, मोतीलाल, ऐसे सीक्वेंस चलता है, ठीक है। तो यदि आपको मोतीलाल अलॉट हो चुका है, आपको जीएसवीएम, आरएमएल या केजीएमयू में से कोई चाहिए, तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, मोतीलाल यदि अलॉट हुआ है तो आप उसको वहाँ पे सेकेंड राउंड में फिल नहीं करेंगे, ठीक है। यदि आप फिल कर देते हैं तो आपको वापस से पूरा एडमिशन लेने जाना पड़ेगा मोतीलाल में, वापस से आपको पूरा एडमिशन प्रोसीजर करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप वो करना छोड़ देते हैं तो आपकी एडमिशन ही कैंसिल कर दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छे से केयरफुल रहना कि आपको फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हो उसको कभी मत फिल करना सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। वो आपकी सीट सेफ है, आप उसको ये सोच के मत भर देना कि यदि सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ तो कम से कम यही रहे, ऐसा बिल्कुल मत करना। ध्यान से सुन लो इस बात को फिर से रिवर्स करके, ठीक है। आपको जो कॉलेज अलॉट होगा आप उसको नहीं फिल करेंगे, उसके ऊपर जो कॉलेज चाहिए आप वही सब रिशफलिंग में फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मॉपअप राउंड पे, नेक्स्ट पार्ट। मॉपअप राउंड जब होगा फर्स्ट और सेकंड राउंड के बाद, जब आपको मॉपअप राउंड होगा तो मॉपअप राउंड में आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है 1000 की, ठीक है। सबको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। आपने पहले रजिस्टर किया है या फिर नहीं किया है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये की करनी है सभी को। मॉपअप राउंड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मॉपअप राउंड में सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं जिन्हें फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है, यदि आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, फिर आपने सेकंड में पार्टिसिपेट किया, अलॉट नहीं हुआ, मॉपअप राउंड में आप आ गए, तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। आपकी सिक्योरिटी मनी फर्स्ट राउंड के समय ही सबमिट की गई थी, तो आपको सिक्योरिटी मनी सबमिट नहीं करनी है, पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट या सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किए थे, डायरेक्ट मॉपअप राउंड में एंटर कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे सिक्योरिटी मनी पेमेंट करेंगे, क्योंकि अब तक उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो कभी भी उन्होंने मतलब अभी तक कहीं भी सिक्योरिटी मनी नहीं दी है, तो आपको वापस से सिक्योरिटी मनी यहाँ पे, तो मतलब आपको यहाँ पे नई सिक्योरिटी मनी पेमेंट करनी है, ठीक है। मेरे ओपिनियन से आपको फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड के बाद मॉपअप की तरफ चलना चाहिए। मॉपअप में एकदम फ्रेश एंट्री आप लोग मत करो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है मॉपअप में सीटें बहुत कम आती हैं या फिर बहुत बच्चे हो जाते हैं मॉपअप राउंड में, तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिल रहा है वो भी ना मिल के कुछ भी, मतलब मॉपअप राउंड का कोई भी श्योरिटी नहीं होता है, तो आपको प्रोसेस वाइज चलना चाहिए। मॉपअप राउंड में कौन लोग एलिजिबल नहीं है? यदि आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में सीट मिली है, ठीक है, आप उस पर एडमिशन नहीं लिए हो, तो आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं हो। यदि आपको कभी भी सीट अलॉट बुक कर रहा है और आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आप मॉपअप में एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। इसमें यदि आप एडमिशन नहीं लेते हो सीट अलॉटमेंट होने के बाद, तो आपकी पहली बात तो सिक्योरिटी मनी चली जाती है, दूसरी बात आपका
आप मॉपअप के लिए एलिजिबल भी नहीं हो। आप सिर्फ सेकेंड राउंड में वापस से पूरा पेमेंट करके सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, यदि आपको ऑल इंडिया कोटा 15% से फर्स्ट या सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हो। मतलब यही है कि यदि आपको कहीं भी कभी भी सीट अलॉट हो जाती है तो आप मॉपअप में, स्टेट के मॉपअप राउंड में एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं चॉइस फिलिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग आपका फर्स्ट राउंड में आप चॉइस फिल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लॉक भी करना होता है। यूपी स्टेट में चॉइस लॉकिंग बहुत मैंडेटरी है। यदि आप चॉइस लॉक नहीं करोगे तो आपका मतलब कि सब कुछ कैंसिल मान दिया जाता है। तो आप जब भी चॉइस फिल करो आप तुरंत चॉइस लॉकिंग भी करो। ठीक है, एक समय लेके जितने टाइम के लिए विंडो ओपन हुआ है उसी में चॉइस लॉक भी करो। चॉइस लॉक के लिए एक अलग से विंडो ओपन होता है, उसकी एक डेट रहती है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल आप करेंगे। सेकेंड राउंड में आप रिसफलिंग कर सकते हैं अपने चॉइस की। वो सारे कॉलेज आप हटा देंगे जो आपको कॉलेज मिला है या फिर उसके नीचे के कॉलेज। आपको जो मिला है उसके ऊपर के सिर्फ कॉलेज आप उसमें फिल करेंगे। ठीक है, मॉपअप राउंड में कोई भी न्यू रिसफलिंग नहीं होती है। जो आपका सेकेंड राउंड में सेलेक्टेड है वही रहेगा। ठीक है, यदि आपको सेकेंड राउंड में आप कॉलेज फिल किए हो सारा, आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिला, आप मॉपअप राउंड में आओगे तो आपका जो चॉइस फील्ड है वही आपका मॉपअप के लिए भी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिशन प्रोसीजर पे। ठीक है, आपको सीट अलॉट हो गई, अब आप एडमिशन लेने जा रहे हो। तो एडमिशन आपका कहाँ होगा, तो लिख के आता है आपको एडमिशन अपने नोडल सेंटर पे होगा। ठीक है, और वहीं पे नीचे नोडल सेंटर का नाम मेंशन होगा। ये वो वाला नोडल सेंटर नहीं है जो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया था। ठीक है, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता था, वो वाला नोडल सेंटर नहीं, ये एडमिशन का नोडल सेंटर है। ये आपका वही रहेगा जहाँ पे आपको एडमिशन मिला है। ठीक है, जैसे आपको यदि केजीएमयू लखनऊ में एडमिशन मिला है तो आपका नोडल सेंटर केजीएमयू लखनऊ ही है। आपको यहीं पे आके सारी एडमिशन की प्रोसीजर करनी है। ठीक है, एडमिशन फी आपका जब एडमिशन होगा उसी समय कॉलेज का जो भी एडमिशन फी है आप वो यहाँ पे एडमिशन के समय सारा सबमिट करेंगे। ठीक है, बाद में एडमिशन फी नहीं करना है। जब आप एडमिशन लेने आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के आप एडमिशन लेंगे, तभी आपको एडमिशन फी यहाँ पे सारी सबमिट करनी है। ठीक है, डिफरेंट कॉलेजेस की यूपी में क्या क्या एडमिशन फी है वो मैंने एक वीडियो में बताई हुई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप कॉलेज की फी जानना चाहें तो वहाँ उसको रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड सिस्टम के बारे में। यूपी में आपका क्या बॉन्ड सिस्टम है। ठीक है, तो यूपी में एमबीबीएस का आपका एमबीबीएस करने के बाद आपका 2 साल का सर्विस बॉन्ड होता है वर्सेस 10 लाख रुपीज। ठीक है, यदि आप सर्विस वो आपसे यहाँ पे साइन कराया जाएगा। ठीक है, यदि आप बॉन्ड मतलब कि रूरल एरिया में सर्विस नहीं देना चाहते हैं तो आपसे 10 लाख रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको रूरल एरिया में सर्विस देना होता है एज ए नॉन पीजीजेआर या फिर संविदा मेडिकल ऑफिसर एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, बॉन्ड पेपर आपको नहीं लाना है आपके डॉक्यूमेंट्स में, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं से बनवाना है। वो कॉलेज का वर्क है, ये लोग आपको खुद से पेपर देंगे, आपको उसी पे बॉन्ड साइन करना रहता है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट की काफ़ी डाउट्स हैं लोगों को, काफ़ी लोग ड्रॉपर होते हैं। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट का आपका भी कोई इशू नहीं है। आप जब यहाँ पे आएंगे तो आपको वहीं पे मतलब कि एक पेपर में फिल करना होता है कि आपने कितने साल ड्रॉप किया था। ठीक है, ये भी एक तरीके से कॉलेज वर्क है पूरा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि सीट रिजाइन क्या होता है। ठीक है, तो सीट रिजाइन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सीट रिजाइन को यदि देखें तो यदि आपको यूपी नीट स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, आपने यूपी में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट अलॉट हो गई, और आपको ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट हो गई है। ठीक है, और आप ऑल इंडिया वाला सीट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लो यहाँ पे यूपी फर्स्ट राउंड में केजी अलॉट हो गया है और आपको ऑल इंडिया कोटा से एम्स गोरखपुर अलॉट हो गया है और आप एम्स गोरखपुर में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यूपी वाली सीट जो आपको फर्स्ट राउंड में केजी अलॉट हुआ है आप उस सीट को रिजाइन करोगे। ठीक है, रिजाइन करने के लिए आपको जैसे कि यदि आपको यहाँ अलॉट हुआ है तो आप यहीं पे आओगे, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है आप उसी कॉलेज में जाओगे, वहाँ से आप रिजाइन लोगे। वहाँ पे आप ऑल इंडिया कोटा से यदि आपको एम्स गोरखपुर अलॉट है तो आप वही मतलब आप अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे कॉलेज वालों को शो करोगे कि हमें ये अलॉट हुआ है और हम यहाँ यूपी की सीट रिजाइन करना चाहते हैं। तो वो लोग आपका डॉक्यूमेंट देके आपको मतलब आपकी सीट यहाँ से रिजाइन कर देंगे। वो सीट सेकेंड राउंड में चली जाएगी यूपी के, जाहिर सी बात है, और आपके सिक्योरिटी मनी में से 10% डिडक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, वो 30,000 में से 10% काट के बाकी मनी आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस है यदि आपको सीट अलॉट हुआ है मतलब यूपी में सीट अलॉट हुआ है, आप छोड़ना चाहते हो अपनी सीट यूपी की, लेकिन आपको अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है ऑल इंडिया या कहीं भी, ऑल इंडिया कोटा से यदि आपको सीट नहीं अलॉट हुआ है, आप यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर नहीं दिखा पाओगे क्योंकि आपको अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप सीट छोड़ना चाहते हो किसी अदर रीजन से या फिर किसी दूसरे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये लोग आपका
50% सिक्योरिटी मनी डिडक्ट करके आपकी सीट रिजाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया सीट रेजिग्नेशन कि आप एडमिशन ले लिए थे, ठीक है, फिर आप आए यहाँ से सीट रिजाइन किए और आप चले गए। सीट लिविंग क्या था कि आपको सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ही नहीं लिया। सीट रिजाइन क्या है कि आपने एडमिशन लिया, ठीक है, बाद में आपने सीट रिजाइन कर दिया, तो आपकी सिक्योरिटी मनी में से इस केस में यदि आपको कहीं भी अलॉटमेंट नहीं है तो 50% सिक्योरिटी मनी डिडक्ट करके आपको पैसा वापस कर दिया जाता है। और यदि आपको कहीं अलॉटमेंट मिला है, आप यहाँ की सीट छोड़ के वहाँ जाना चाहते हो, तो आपकी सीट रिजाइन कर दी जाएगी यहाँ से और आपको एडमिशन दे मतलब और आपका 10% फी डिडक्शन करके आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फर्स्ट राउंड में है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है यूपी नीट स्टेट कोटा फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटेड है। यदि आपको सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हुई है तो आपको एडमिशन लेना है, अब सीट रिजाइन का वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। और यदि आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हो। ठीक है, यदि आपको ऑल इंडिया कोटा में सीट कोई अलॉट हो गई तो आपको वहीं पे एडमिशन लेना है और आप काउंसलिंग से बाहर हो फर्दर राउंड्स के लिए मॉक अप कहीं भी, या आपको यदि यूपी के सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है तो आप फर्दर राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आपको वहीं पे एडमिशन लेना है और यहाँ पे आपको सीट रिजाइन का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये सारा वीडियो था जिसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई। अभी भी आपकी यदि कोई डाउट्स हो तो उसको आप कमेंट्स में पूछो, मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में जानकारी लेके आपको बताने की। ठीक है, बाकी यूपी नीट काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए चैनल से कनेक्टेड रहना, जैसे जैसे काउंसलिंग होती रहेगी मैं बताता रहूँगा। जो लोग नीट 2024 के ड्रॉप के लिए जा रहे हैं, ड्रॉप लेने वाले हैं, उनके लिए भी फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें मैंने सोचा है। ठीक है, तो काफ़ी पढ़ाई वाली चीज़ें और बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो वो लोग भी चैनल से कनेक्टेड रहो। ठीक है, थैंक यू।